औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 9, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म आपके पास क्या होता है? कोई भी मीडियम जिसका थिकनेस जो है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, विच इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको बेसिकली हम थिन फिल्म कहते हैं। ये देखिए आपके पास मीडियम है और इसका थिकनेस आपके पास जो है दिस इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं थिन फिल्म। थिन फिल्म में आपके पास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। ये आपके पास इंसिडेंट, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है, या इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट भी कहते हैं। इसको हम ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट भी कहते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये आपके पास ट्रांसमिटेड। इसके दरमियान ये हमने 8 चैप्टर में डिस्कस किया था कि देखिए, अगर कोई भी लाइट वेव रेयर मीडियम से डेंसर, लेट्स सपोज ये आपके पास ग्लास है, सो दिस इज डेंसर। अगर कोई वेव आ रहा है, लेट्स सपोज ये आपके पास वेव और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास जो होगा ये 180 डिग्री आपके पास होगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेयर मीडियम में वेव प्रोपेगेट कर रहा है और वो डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है, डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है, तो 180 डिग्री आपके पास क्या आएगा? फेज डिफरेंस आएगा। 180 डिग्री आपके पास जो है ये फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये आपके पास ट्रांसमिटेड या ये आपके पास रिफ्रैक्टेड लाइट है। ठीक है, अब इन दोनों का इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड का फेज आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। इंसिडेंट ट्रांसमिटेड का फेज सेम, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के दरमियान 180 डिग्री फेज डिफरेंस, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के दरमियान भी 180 डिग्री आपके पास फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जब सुपरपोज होते हैं तो ये हमें क्या देता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई, और ये करेस्पॉन्ड करता है, करेस्पॉन्ड टू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। ठीक है, दिस करेस्पॉन्ड टू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें, 180 डिग्री या पाई रेडियन करेस्पॉन्ड टू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। तो देखिए, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के दरमियान 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सुपरपोज होंगे तो यहां पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। याद रखिए, सोप बबल पे आप जो कलरफुल फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, सोप बबल पे अगर आप कलरफुल फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। अक्सर ऑयल जो है वो पानी में गिर जाए या रोड पे गिर जाए तो उसमें कलरफुल फ्रिंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। सीढ़ी जो होता है, जब आप सूरज की रोशनी में उसको पकड़ लेते हैं, उसमें आप कलरफुल फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है बेसिकली। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट सुपरपोज हो जाते हैं, यहां पर हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा कि आप सोप बबल पे देखिए, कलरफुल फ्रिंजेस होते हैं। जब सूरज की रोशनी सोप बबल पे फॉल होता है तो सोप बबल में आप कलरफुल फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ठीक है, आप अगर ऑयल वगैरह गिर जाए पानी में और उस पर सूरज की रोशनी फॉल होता है, उसमें आप कलरफुल फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि सनलाइट 7 कलर, हर एक कलर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो अब ये याद रखें, थिन फिल्म्स में अगर D आपके पास m लैम्डा के बराबर हो, इफ D इज इक्वल टू m लैम्डा, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन यहां पर थिन फिल्म में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और हम किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे? हम डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और अगर D आपके पास m+1/2 लैम्डा हो तो नॉर्मली ये डिस्ट्रक्टिव का होता है, लेकिन थिन फिल्म्स में ये कंस्ट्रक्टिव का बन जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और
हम ब्राइट फ्रिंज को ऑब्जर्व करेंगे, हम ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। नॉर्मली अगर पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हम ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन थिन फिल्म्स में ये कंडीशन डिस्ट्रक्टिव का बन जाता है, ठीक है, और जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन होता है वो कंस्ट्रक्टिव का बन जाता है थिन फिल्म्स में। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कास क्या है, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स्ड, इसका कास आपके पास क्या है? इसका कास आपके पास फेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि द कास रिवर्सल ऑफ कंडीशंस of constructive and destructive interference, ठीक है। the reversal of conditions of constructive and destructive interference, इसका खास आपके पास जो है वो फेज चेंज है which is equal to 180 डिग्री। देखिए यहां पर आपके पास जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, एक होता है फेज डिफरेंस, एक आपके पास होता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए ये आपके पास पाथ डिफरेंस होता है और थिन फिल्म्स में पाथ डिफरेंस 2nt के बराबर होता है। 2nt, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस होता है 2nt, या n को n चूंकि स्मॉल होता है तो बहुत से बुक्स में इसको 2t भी लिखा गया है। t थिकनेस, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पाथ डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। ये आपके पास क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है 2nt और दिस इज इक्वल टू 2t, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो कंडीशन उल्टे हो जाते हैं उसका कास आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री फेज डिफरेंस कास होता है आपके पास। मैं यहां पर लिख लेता हूं d इज इक्वल टू 2nt और दिस इज इक्वल टू 2t, t thickness n is the refractive index। अगर मैं इस तरह लिख लूं if d plus delta phi, if d plus delta phi, देखिए d आपके पास अगर m lambda फेज डिफरेंस, आपके फेज डिफरेंस की वजह से पाथ डिफरेंस lambda by 2 हो तो ये m plus 1/2 lambda आपके पास बन जाता है और ये कंडीशन आपके पास डिस्ट्रक्टिव का बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, d प्लस डेल्टा फाई। और अगर मैं इस तरह लिख लूं d प्लस डेल्टा फाई इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लेमडा, ठीक है। तो अब फेज डिफरेंस को आपने ऐड कर लिया है तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। वहां पर सिर्फ आपके पास पाथ डिफरेंस था, यहां पर सिर्फ पाथ डिफरेंस था, ठीक है। अगर मैं लिख लूं d प्लस डेल्टा फाई, अगर मैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लूं, ये d, और फेज डिफरेंस का कंडीशन अगर मैं लूं लेमडा डिवाइड बाय 2, तो अगर आप इसको ऐड करें ये आपके पास m लेमडा आ जाएगा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा वी विल ऑब्जर्व ब्राइट फ्रिंजेस, हम ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को सम किया और कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। अगर आपने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को ऐड किया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन आ गया, ठीक है, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव ही होगा। लेकिन अगर सिर्फ d आपको दिया ये थिन फिल्म्स में m लेमडा या d m प्लस 1/2 लेमडा, ठीक है, तो फिर आपके पास जो कंडीशंस होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इन द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। देखिए आपके बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि just before bursting a soap bubble it looks like black, why? It looks like a black, why? रीजन आपके पास क्या है? क्योंकि देखिए सोप बबल जो होता है उस जब वो फटता है तो फटने से पहले उसका थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, उसका थिकनेस
नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो देखिए अगर मैं लिख लो d is approximately equal to 0, means thickness is approximately equal to, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि thickness is approximately equal to 0। तो नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है अगर पार्ट डिफरेंस 0 हो, लेकिन थिन फिल्म्स है तो थिन फिल्म्स में आपके पास ये डिस्ट्रक्टिव होगा और हम इसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम फ्रिंज को डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आपके बुक में तो नहीं है, फेडरल बोर्ड के बुक में है न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, सेंट्रल फ्रिंज, ये हमेशा आपके पास क्या होता है, ऑलवेज डार्क, ये हमेशा आपके पास डार्क होता है। ठीक है, और सेंट्रल फ्रिंज हमेशा आपके पास डार्क ही होता है क्योंकि यहां पर डी आपके पास जो है वो 0 होता है, पार्ट डिफरेंस 0 होता है, सो दिस इज डार्क। ठीक है, अगर थिन फिल्म्स में, इन थिन फिल्म्स डी आपके पास लेमडा 0 से मैं स्टार्ट, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव होता है लेकिन थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव आपके पास होगा और हम डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। एंड डी अगर आपके पास लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, तो ये आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन थिन फिल्म्स में ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वी विल ऑब्जर्व ब्राइट फ्रिंजेस, हम ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन नॉर्मली आपके पास जो होते हैं, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली आपके पास ये कंस्ट्रक्टिव के और ये डिस्ट्रक्टिव के, लेकिन थिन फिल्म्स में ये डिस्ट्रक्टिव के, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव के होंगे। अब अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू, अगर मैं लिख लो कि इन थिन फिल्म्स d is equal to 2nt, d is equal to 2nt, this is equal to 1.0 multiplied by 10 to power minus 7 meter. ठीक है, where wavelength of light is 2.0 multiplied by 10 to power minus 7 meter, where wavelength is equal to 2.0 multiplied by 10 to the power minus 7 meter. ठीक है, when light superpose या waves superpose, waves, और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं reflected and transmitted light, ठीक है, superpose, we will observe dash fringe, हम dash fringe को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ब्राइट बी आपके पास जो है डार्क, सी आपके पास जो है बोथ, डी आपके पास जो है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये आपके पास डी है 1 और ये 2 है, तो डी आपके पास लेमडा डिवाइड बाय 2 है। तो नॉर्मली तो डिस्ट्रक्टिव होता है लेकिन थिन फिल्म्स में कंस्ट्रक्टिव होगा एंड वी विल ऑब्जर्व अ ब्राइट फ्रिंज। और याद रखिए, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अगर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड एक ही चीज है, इफ दे सुपरपोज वेयर द पार्ट डिफरेंस इज 0, देन वी विल ऑब्जर्व डैश फ्रिंज। ठीक है, तो याद रखिए जब भी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड की बात हो रही है तो इसका मतलब है थिन फिल्म्स की बात हो रही है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस 0 है तो वहां पर हम डार्क फ्रिंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास थिन फिल्म्स में, तो जो फेज डिफरेंस होते हैं थिन फिल्म्स में वो कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस को डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट कर जाता है और डिस्ट्रक्टिव को वो कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट कर जाता है। अगर मैं बस कंक्लूजन लिख लो शॉर्टकट में, कंस्ट्रक्टिव प्लस आपके पास फेज डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव को किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है, डिस्ट्रक्टिव में। और अगर डिस्ट्रक्टिव है, फेज डिफरेंस जो थिन फिल्म में आता है ये डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। तो न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल फ्रिंज आपके पास डार्क होता है, थिन फिल्म्स में सेंट्रल फ्रिंज आपके पास डार्क होता है। क्यों?
पार्ट डिफरेंस आपके पास 0 होता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन in the interference in thin films. Now, another important topic, Michelson interferometer. Michelson interferometer. Michelson interferometer आपके पास जो है, this is a device through which we can measure small distance. Small distance को आप मेजर कर सकते हैं और वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन विजिबल लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट को आप मालूम कर सकते हैं या स्मॉल डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं. इसका रेंज आपके पास जो है 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में. ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास क्या है? ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास जो है, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो डिवीजन ऑफ वेवलेंथ है. और यहां पर आपके पास जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसके डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये आपके पास लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है. ये आपके पास 2 ग्लासेस होते हैं. ये ग्लासेस सेम मीडियम के बने होने चाहिए और इसका थिकनेस भी सेम होने चाहिए. ठीक है, ये आपके पास मिरर M1, ये आपके पास मिरर M2. ठीक है, ये आपके पास मिरर M1, ये आपके पास मिरर M2. ठीक है, ये आपके पास ग्लास G1, दिस इज G2. इसको हम कहते हैं G1 को हम कहते हैं दिस इज स्प्लिटर, और G2 को हम कहते हैं दिस इज कंपनसेटर. ये आपके पास क्या है? कंपनसेटर. और ये आपके पास इक्वलाइजर. ये स्प्लिटर, इक्वलाइजर. हम इसको स्प्लिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्प्लिट करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ को ट्रांसमिट करता है, तो इसलिए हम इसको स्प्लिटर कहते हैं. याद रखिए, स्प्लिटर और कंपनसेटर दोनों का थिकनेस भी सेम होना चाहिए और दोनों सेम मीडियम के भी होने चाहिए. दोनों के थिकनेस भी सेम होने चाहिए और दोनों सेम मीडियम के बने होने चाहिए. ठीक है, तो स्प्लिटर स्प्लिट द बीम ऑफ लाइट. इसको 45 डिग्री पे रखा जाता है. दिस इज 45 डिग्री. स्प्लिटर को 45 डिग्री पे रखा जाता है. और 45 डिग्री पे इसको क्यों रखा जाता है? टू स्प्लिट बीम इक्वली. स्प्लिट बीम इक्वली, बीम को इक्वली स्प्लिट करने के लिए. ठीक है, इसको रखा जाता है. तो 45 डिग्री पे इसको रखा जाता है. बीम को इक्वली स्प्लिट करने के लिए 45 डिग्री को इस पे रखा जाता है. ठीक है, और कंपनसेटर इक्वलाइजर का काम क्या होता है? टू इक्वलाइज पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट. इसका काम होता है टू इक्वलाइज. देखिए, यहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है, यहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है. तो अगर इस पाथ पे रिफ्रैक्शन होता है, उस रिफ्रैक्शन को इक्वलाइज करने के लिए यहां पर भी कंपनसेटर को रखा जाता है. अगर इसको ना रखा जाए तो फिर यहां पर बेंडिंग होगा रिफ्रैक्शन की वजह से. ठीक है, जो कि वेवलेंथ के मेजरमेंट में एरर रखेगा, एरर जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो उस एरर को इस बेंडिंग की वजह से खत्म करने के लिए यहां पर कंपनसेटर को रखा जाता है. क्योंकि अगर यहां पर भी बेंडिंग में ना लो, यहां पर भी ना लो, तो एक दूसरे को कैंसल, इफेक्ट सेम होता है. इसलिए आपके पास वो एरर कंपनसेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, और पाथ डिफरेंस इक्वलाइज हो जाएगा. 2 मिरर्स होते हैं, दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों मिरर परपेंडिकुलर मिरर में एक मिरर फिक्स होना चाहिए और दूसरा मिरर आपके पास मूवेबल होना चाहिए. आपकी मर्जी है, आप इसको फिक्स रख के इसको मूवेबल, इसको फिक्स रख के इसको मूवेबल, ये आपकी मर्जी है. तो 2 मिरर्स होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं,
ठीक है, एक आपके पास फिक्स होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आपके पास जरूरी पॉइंट्स बन गए हैं। अच्छा, अब यहां पर याद रखिए, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, व्हेन मिरर मूव बाय lambda by 4 or odd multiple of lambda by 4, अगर आप मिरर को मूव करें lambda by 4 या odd multiple of lambda by 4, we will observe alternative bright, dark or dark bright fringes। ठीक है, एक आपके पास पॉइंट बना। सेकंड पॉइंट आपके पास बना, सेकंड पॉइंट, व्हेन मिरर मूव बाय lambda divided by 2 or integral multiple of lambda divided by 2, when mirror move by lambda by 2 or integral multiple of lambda by 2, we will observe consecutive bright or dark fringes। ठीक है, आप consecutive bright या consecutive dark fringes को ऑब्जर्व करेंगे अगर आप मिरर को lambda by 2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ lambda by 2 मूव करें। lambda by 2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ lambda by 2, यहां पर lambda by 4 और ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 4। थर्ड पॉइंट आपके पास माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में जो है, ठीक है, कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस होता है, आपके पास जो पाथ डिफरेंस होता है, path difference produced, this will be equal to 2 times of distance moved by mirror. Moved by mirror. Path difference produced, this will be equal to 2 times of distance moved by mirror. क्यों? आप ये देखिए, ये अगर आपके पास मिरर था और इसको मैंने मूव कर गया, ठीक है, इसको मैंने इतना मूव कर गया, तो देखिए लाइट जो है वो इतना डिस्टेंस, ये अगर x मैंने मूव किया तो लाइट इतना डिस्टेंस ऊपर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इतना डिस्टेंस ज्यादा नीचे भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हुआ, 2x। अगर आपने x डिस्टेंस मूव को मैंने ले लिया, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2x। तो आपने मिरर जितना मूव किया होगा उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी द पाथ डिफरेंस प्रोड्यूसेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये 3 आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, अब आप ये देखिए थोड़ा सा, अगर मैं मिरर को lambda by 4 मूव करूं या ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 4, तो हम अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क या डार्क ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब आपके पास ये है कि देखिए, अगर आपको बताया जाए कि हम माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में ब्राइट फ्रिंज को ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर आपको बताया जाए कि हम माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में ब्राइट फ्रिंज को ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर मैं मिरर को lambda by 4 मूव करूं, अगर मैं मिरर को lambda by 4 मूव करूं, तो अगर पहले हम ब्राइट ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? डार्क, ब्राइट, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अगर पहले आपने ब्राइट ऑब्जर्व किया था और मिरर को आप lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4 मूव करें, तो अगर पहले आपने ब्राइट ऑब्जर्व किया था, अब आप डार्क ऑब्जर्व करेंगे। और अगर पहले आपने डार्क ऑब्जर्व किया था, तो अगर मिरर को आप lambda by 4 या ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 4 मूव करें, तो अब आप ब्राइट मूव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क का और डार्क ब्राइट का मतलब होता है पहले ब्राइट, तो अगर पहले ब्राइट अब आप डार्क, अगर आप lambda by 4 या ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 4 मूव करें, अगर पहले डार्क अब ब्राइट। लेकिन अगर मिरर को आप lambda by 2 मूव करें, 1 lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, अगर आप मिरर को lambda by 2
2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2 मूव करें, तो अगर पहले आपने ब्राइट ऑब्जर्व किया था, अब भी आप ब्राइट ऑब्जर्व करेंगे, कंसेक्यूटिव ब्राइट या कंसेक्यूटिव डार्क। तो अगर मिरर को आप लेमडा बाई 2 मूव करें, या लेमडा, या 3 लेमडा बाई 2, या 2 लेमडा, या 5 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा, तो अगर पहले आपने ब्राइट ऑब्जर्व किया था, अब आप डार्क ऑब्जर्व करेंगे। अगर पहले डार्क, अब आप ब्राइट। और इस एमसीक्यूज आप किसी भी प्रीवियस पेपर में देखें, इससे आपके पास जो है एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स है इन अ माइकलिसन इंटरफेरोमीटर। हम माइकलिसन इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल फार्मूला डिराइव करते हैं, वो इससे डिराइव करते हैं, वो इससे हम डिराइव करते हैं। ठीक है, किस तरह आपके पास है, तो देखिए यहां पर अगर मैं लिख लो द प्रिंसिपल फार्मूला of Michelson interferometer. The principal formula of Michelson interferometer is equal to n lambda by 4 plus lambda by 4. मैंने 2 दफा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया अगर आप मिरर को lambda by 4 रिमूव करें तो पार्ट डिफरेंस जो हमने प्रोड्यूस किया वो 2 lambda by 4 होगा, या lambda by 2 आपके पास बन जाएगा। तो n into lambda by 2, तो d आपके पास n टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2। d किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस मूव्ड को रिप्रेजेंट करता है। n आपके पास जो है द नंबर ऑफ फ्रिंजेस मूव्ड और ऑब्जर्व्ड को ये शो कर रहा है। लेमडा इज द वेवलेंथ। ठीक है, इससे आप अगर वेवलेंथ आपने मालूम करना है तो 2d डिवाइड बाय n, अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपने मालूम करना है तो 2d डिवाइड बाय लेमडा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल फार्मूला है। अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस मूव्ड या ऑब्जर्व्ड आपको दिया गया है और वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको दिया गया है, तो डिस्टेंस मूव्ड आप इससे कितने मिरर हमने कितना मूव किया इसे आप मालूम कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस मूव्ड आपको गिवन और वेवलेंथ गिवन और नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड, अगर डिस्टेंस मूव्ड गिवन और नंबर ऑफ फ्रिंजेस वेवलेंथ, आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, वेवलेंथ आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मीटर। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मीटर। इफ in Michelson interferometer, if in Michelson interferometer we observe bright fringe, अगर हम bright fringe को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, and we move mirror by 4.0 multiplied by 10 to the power -7 meter distance, then we will observe dash fringe. हम dash fringe को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास ब्राइट, बी ऑप्शन आपके पास डार्क, सी ऑप्शन आपके पास बोथ, और डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर आप वेवलेंथ को देखें और ये आप देख सकते हैं डिस्टेंस मूव, तो डिस्टेंस मूव्ड आपके पास 4 है, डी आपके पास 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मीटर, जो कि डी आपके पास वेवलेंथ का हाफ है। तो वेवलेंथ का हाफ है, ये आपके पास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर डिस्टेंस मूव्ड आपके पास ये है लेमडा बाय 2 के बराबर है, क्योंकि लेमडा आपके पास 8 है। तो देखिए लेमडा बाय 2 हमने मिरर को मूव किया है, तो अगर लेमडा बाय 2 हम मिरर को मूव करें, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर पहले आपने ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व किया था, अब आप डार्क ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को मैं 2.0 लूं, तो 2.08 का लेमडा बाय 4 होगा, 8 का 1/4 होगा। तो फिर आप अगर ब्राइट, तो अब भी आपके पास ब्राइट। मैं अगर इसको चेंज करूं और इसको मैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मीटर लूं, तो अगर पहले ब्राइट था, अब भी आप ब्राइट ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? ये आपके पास लेमडा डिवाइड बाय 4 है। ये आपके पास क्या है? लेमडा
डिवाइड बाय 4 है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन द माइकलिसन इंटरफेरोमीटर। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि एमसीक्यू के अगर वेवलेंथ आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर है, ठीक है, और डिस्टेंस आपके पास जो है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक है, देन number of fringes, the number of fringes observed or moved in Michelson interferometer will be dash। तो वेवलेंथ भी आपको गिवन है, वेवलेंथ भी आपको गिवन है, ठीक है, और आपके पास डिस्टेंस भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन, डिस्टेंस भी आपके पास जो है वो गिवन है। ठीक है, तो कितना आप ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप कितना ऑब्जर्व करेंगे, तो आप सिंपली यहां पर मैं लिख लेता हूं 20, 10, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन आपके पास जो है 5। तो फॉर्मूला आपके पास ये है, n इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाय लैम्डा। तो अगर आप इसमें पुट करें तो 2 इंटू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और ये आपके पास 1.0 10⁻⁻7, तो ये आपके पास बन जाएगा 20। हम 20 नंबर ऑफ फ्रिंजेस को माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में ऑब्जर्व करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द माइकलिसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, जहां पर एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ डिवाइड होता है और माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी आपके पास जो है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू इन माइकलिसन इंटरफेरोमीटर। मैंने आपको जो एक फार्मूला और 3 पॉइंट्स लिखे माइकलिसन इंटरफेरोमीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है, अच्छा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन प्योरली वेव प्रॉपर्टी है और डायफ्रैक्शन का मतलब आपके पास होता है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन passes from small opening or when encounter sharp edges of an obstacle to form geometrical shadow. To form geometrical shadow known as diffraction. लाइट का बेंड होना या लाइट का स्प्रेड होना, ये बेसिकली डायफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये देखिए, ये अगर आपके पास स्लिट है और ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो देखिए होना तो चाहिए कि जब इस स्लिट से ये लाइट गुजरता तो सिर्फ यहां पर सीधा लाइट होता, ऊपर या नीचे ना होता। लेकिन हमने देखा है कि जब ये लाइट इससे पास हो जाता है तो ये स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का मतलब आपके पास क्या होता है, डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, और यहां से लाइट आप इस पे फोकस कर रहे हैं, यहां से आप इस पे लाइट को फोकस कर रहे हैं, तो इसका शेडो आपके पास यहां पर बन जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल शेडो का बनना ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। ज्योमेट्रिकल शेडो का बनना डायफ्रैक्शन कहलाता है। आपके जो शेडोज बनते हैं वो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है बेसिकली। अगर रात के वक्त आप देखें आपके एक से ज्यादा शेडोज बनते हैं, वो डायफ्रैक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन आपके पास जो है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। अगर एक लाइट जो है वो स्मॉल ओपनिंग से पास हो जाए या शार्प एजेस के साथ अगर इंटरेक्शन कर जाए और वो ज्योमेट्रिकल शेडो बना ले, या स्मॉल ओपनिंग से पास होने के बाद वो स्प्रेड हो जाए, तो ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन। और जिस तरह हम कहते हैं, याद रखिए यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं। फर्स्ट, इफ वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू डी, तो आपके पास इंटरफेरेंस इन डायफ्रैक्शन विल अकर। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन आपके पास अकर होगा। सेकंड, आपके पास जो है इफ वेवलेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर देन डी, अगर वेवलेंथ डी स्मॉल ओपनिंग इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, या डी थिकनेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल
तो फिर आपके पास sharp interference in diffraction will occur. Sharp interference या diffraction आपके पास occur होगा अगर D वेवलेंथ से ज्यादा हो या D वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम हो। इन दोनों कंडीशंस में आपके पास ना तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, और ना आपके पास डायफ्रैक्शन होगा। अगर डी वेवलेंथ से कई गुना ज्यादा हो या डी वेवलेंथ से कई गुना कम हो तो नो इंटरफेरेंस नो डायफ्रैक्शन। अगर वेवलेंथ कंपेरेबल टू डी हो तो फिर इंटरफेरेंस बिल्कुल डायफ्रैक्शन भी होगा। डी ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है, या अगर हम शार्प एजेस को ले रहे हैं तो फिर डी थिकनेस ऑफ द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग जहन में बैठा दें। तो ज्योमेट्रिकल शेडो का बनना ये डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और स्प्रेडिंग का मैं अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं क्लास में लगा हुआ हूं, क्लास स्टूडेंट से भरी हुई है, आप मेरे मुंह को देखें, मुंह का साइज इतना स्मॉल है, लेकिन इससे जब आवाज निकलता है तो सारे रूम में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उस आवाज को सुन लेते हैं, ठीक है। आपके जहन में आपने कभी ये सोचा होगा कि देखिए अगर मुंह जो है, आप मुंह के साइज को देखिए स्मॉल है, तो होना तो चाहिए कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे थे सिर्फ वो आवाज सुनते हैं, इधर इस साइड पे स्टूडेंट्स, इस साइड पे स्टूडेंट्स वो आवाज ना सुनते, लेकिन वो भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मेरे मुंह से जब ये साउंड वेव निकल जाता है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव का फैलना, वेव का स्प्रेड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है, वेव का बेंड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है। देखिए एक एमसीक्यू है जो हर बुक में उठाए हुए और हर टेस्ट में मौजूद होता है तकरीबन, कि अगर आप रूम के किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, आप रूम के किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं और बाहर से आपको कोई आवाज दे रहे हैं तो आप आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप रूम में बैठे हुए हैं और बिल्कुल डार्कनेस है, तारीकी है, और बाहर किसी के हाथ में टॉर्च हो तो थोड़ा सा लाइट रूम में इंटर होगा, आप कॉर्नर में फिर भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर वो टॉर्च वाला आपको आवाज दे तो आप आवाज सुनते हैं, लेकिन आप कॉर्नर में देख नहीं सकते उस लाइट की मौजूदगी में जो बाहर से थोड़ा सा कमरे में इंटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो आपके रूम में अगर कहीं पर ओपनिंग है, दरवाजे में थोड़ा सा ओपनिंग है, खिड़की में थोड़ा सा ओपनिंग है, रोशनदान में थोड़ा सा ओपनिंग है, तो साउंड वेव का, लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो वेवलेंथ अगर काफी स्मॉल होते हैं डी से तो वो लेस डिफ्रैक्ट होगा, इसलिए आप कॉर्नर में नहीं देख सकते, लेकिन आप रूम के कॉर्नर में सुन सकते हैं अगर बाहर से आपको कोई भी आवाज दे रहा है। क्यों? क्योंकि साउंड का जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है, और साउंड का जो वेवलेंथ है वो दरवाजे के ओपनिंग या खिड़की में कोई ओपनिंग है, थोड़ा सा सुराख है, उसके कंपेरेबल होता है। तो इसलिए वहां पर वो क्या हो जाता है? वो पेल जाते हैं, डिफ्रैक्ट मोर, इसलिए आप कॉर्नर में सुन लेते हैं लेकिन देख नहीं सकते। एक एमसीक्यू है जो कि हर बुक में मौजूद है कि which property confirm that the wavelength of sound wave is much more than the wavelength of light wave? तो किस प्रॉपर्टी ने कंफर्म किया है कि साउंड वेव का वेवलेंथ लाइट वेव से ज्यादा है? तो डिफ्रैक्शन कंफर्म that the wavelength of sound wave is much more than the wavelength of light wave. ठीक है। और अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाए कि साउंड वेव और लाइट वेव में डिफ्रैक्ट कौन सा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आम रूटीन में बात हो रही है, तो साउंड वेव विल डिफ्रैक्ट मोर, क्योंकि साउंड वेव का वेवलेंथ लॉन्गर है लाइट वेव के वेवलेंथ से, तो साउंड वेव विल डिफ्रैक्ट मोर, ठीक है। और which property confirm that the wavelength of sound wave is greater than the wavelength of a light wave? तो डिफ्रैक्शन कंफर्म है, डिफ्रैक्शन ने इसको कंफर्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस होते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न में भी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस होते हैं। आप शेडोज को देखें रात के वक्त, ठीक है, चांद रात पे या रात के वक्त अपने शेडोज, तो एक से ज्यादा शेडोज होते हैं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, ठीक है। अगर आपके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है और उसमें सूरज की रोशनी इंटर हो रही है, जमीन पे आपको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपके पास क्या है? यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटरफेरेंस,
यहां पर मैं लिख रहा हूं डायफ्रैक्शन, ठीक है, ये आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वेव्स, ओवरलैपिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन में ओवरलैपिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, पहला आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज आपके पास जो होता है वो कंप्लीटली ब्राइट होता है, ठीक है, और डार्क फ्रिंज आपके पास जो होता है वो कंप्लीटली डार्क होता है। ब्राइट फ्रिंज इज कंप्लीटली ब्राइट, डार्क फ्रिंज इज कंप्लीटली डार्क। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज नॉट कंप्लीटली ब्राइट, ठीक है, और डार्क फ्रिंजेस वो नॉट कंप्लीटली डार्क। आप अपने शेडोज को देख लेना, आपके शेडोज कंप्लीटली डार्क नहीं होते, तो डिफ्रैक्शन है। डार्क फ्रिंजेस डिफ्रैक्शन पैटर्न में कंप्लीटली डार्क नहीं होते, लेकिन इंटरफेरेंस में अगर आप देखें तो ब्राइट फ्रिंजेस कंप्लीटली ब्राइट होते हैं और डार्क फ्रिंजेस कंप्लीटली डार्क होते हैं, ठीक है। फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ आपके पास जो होता है वो कांस्टेंट होता है या सेम होता है, और फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ आपके पास जो होता है डिफ्रैक्शन में नॉट सेम। और ये बात याद रखिए, सेंट्रल फ्रिंज आपके पास जो होता है हैज अ लार्ज साइज एंड मोर इंटेंसिटी, ठीक है। इंटरफेरेंस में फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट होता है, फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ या फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस वो कांस्टेंट नहीं होते। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एमसीक्यूज में आ सकता है कि if you observe dark and bright fringes, where the bright fringes are not completely bright, dark fringes are not completely dark, then the pattern is dash, diffraction pattern, interference pattern, both, none of these, ठीक है। तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। So these are the important differences between interference and diffraction pattern, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं diffraction grating। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आपके पास द डिवाइस वेयर ओपेक पैरेलल equispaced lines, the device where opaque parallel equispaced lines drawn on transparent glass और प्लास्टिक, इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई ग्लास है, ग्लास शीट है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो जाए, ओपेक जिससे लाइट पास ना हो, उसको हम ओपेक कहते हैं। अगर इस पे आप पैरेलल इक्विस्पेस लाइंस को ड्रॉ करें, पैरेलल इक्विस्पेस लाइंस को अगर आप ड्रॉ करें तो इस डिवाइस को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर यहां पर आप देखें, दिस इज डी आपके पास है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्लिट, ओपनिंग ऑफ द स्लिट। अब देखिए यहां पर डी आपके पास जो है, D is equal to L divided by N। आप दो ओपेक लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप मालूम कर सकते हैं, कितने लेंथ पे आपने कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए हैं, इससे आप मालूम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, ये आपके पास डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है। एन आपके पास क्या है? द नंबर ऑफ लाइंस। और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है स्लिट ओपनिंग, ठीक था।
या स्लिट वेथ इसको हम कहते हैं। स्लिट ओपनिंग या स्लिट वेथ या ओपनिंग ऑफ द स्लिट इसको हम कहते हैं। एल लेंथ, कितने लेंथ पे हमने ड्रॉ किया है? एल आपके पास ये लेंथ है, ठीक है। एल आपके पास जो है ये लेंथ है, ठीक है। एल आपके पास लेंथ, तो एक लेंथ एल पे हमने कितने नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किए हैं? तो लेंथ को उठाकर आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे क्या करें? डिवाइड करें। आपके पास डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट या स्लिट ओपनिंग या स्लिट वेथ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लू फॉर यूनिट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो फिर डी आपके पास 1 डिवाइड बाय एन आपके पास बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो यहां पर सेंटीमीटर आपने लिखना होगा, अगर मिलीमीटर है तो आपने मिलीमीटर यहां पर लिखना होगा। और यहां पर क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। अब देखिए, अगर आप नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाते हैं तो D कम होगा, अगर आप नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाते हैं तो D आपके पास कम होगा। D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N द नंबर ऑफ लाइंस। अगर 1 मिलीमीटर पे हमने 100 लाइंस को ड्रा किया है, दूसरी जगह पर 1 मिलीमीटर पे हमने 300 लाइंस ड्रा किए, तीसरी जगह पर हमने 1 मिलीमीटर पे 600 लाइंस ड्रा किए, तो 1 मिलीमीटर नंबर ऑफ लाइंस 100, 300, 600, तो डी किसका कम होगा? 600 लाइंस जहां पर हमने ड्रॉ किए उसका डी आपके पास क्या होगा? कम होगा। तो कितने लेंथ पे कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए गए हैं यहां पर पुट करें, आपके पास 2 ओपेक लाइंस के दरमियान स्पेस आ जाएगा या आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं फ्रिंज स्पेस का, अगर आपको याद है, डिस्टेंस ऑफ mth ऑर्डर फ्रिंज m lambda l डिवाइड बाई d, 1/d को मैं m lambda n l लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ गया ym इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। फ्रिंज स्पेस का फॉर्मूला आप देखिए, डेल्टा y lambda l डिवाइड बाई d, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने किया है। फ्रिंज स्पेस 1/d को आप n से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फ्रिंज स्पेस आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। फ्रिंज स्पेस आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे पास 1 मिलीमीटर पे 100 लाइंस है, 1 मिलीमीटर पे 300 लाइंस है, 1 मिलीमीटर पे 600 लाइंस है, तो फ्रिंज स्पेस किससे पास होने के बाद ज्यादा होगा? 600 लाइंस पर मिलीमीटर से। और दूसरी बात यह है कि रेजोल्यूशन पावर आपके पास जो है, इसका रेजोल्यूशन पावर R इज इक्वल टू mn, तो रेजोल्यूशन पावर R दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक शीट। नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगा, और रेजोल्यूशन पावर मोर का मतलब होता है मोर स्प्लिटिंग। अगर फ्रिंज स्पेस ज्यादा हो तो रेजोल्यूशन पावर ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि 100 लाइंस पर मिलीमीटर, 300 लाइंस पर मिलीमीटर, 600 लाइंस पर मिलीमीटर, तो फ्रिंज स्पेस किसके लिए ज्यादा होगा? 600 लाइंस पर मिलीमीटर के लिए फ्रिंज स्पेस ज्यादा होगा या रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगा? तो रेजोल्यूशन पावर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। अब d sin थीटा इज इक्वल टू m lambda। अब d के बजाय मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाय n इज इक्वल टू m lambda, या lambda आपके पास sin थीटा n m, ठीक है। इससे आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं या d आपके पास कितने हैं, यहां से भी आप मालूम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। d sin थीटा डिवाइड बाय m, इससे भी आप वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ लाइंस वो तो आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में देख लेंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और थीटा आप किस तरह मालूम करेंगे। तो देखिए, ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, स्फेरिकल स्केल होता है, यहां पर आपके पास लाइट सोर्स होता है, दिस इज अ लाइट सोर्स। यहां पर डिविजन्स होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये एंगल। यहां पर आपके पास टेलीस्कोप होता है, दिस इज अ टेलीस्कोप, सही है। ये आपके पास लाइट,
ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स के सामने जो ऑर्डर बनता है दिस इज जीरो ऑर्डर फ्रिंज। ठीक है, फिर इस टेलीस्कोप को रोटेट किया जाते लेट सपोज यहां पर टेलीस्कोप आ जाए, दिस इज एंगल थीटा, और यहां पर आप m इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर जो है आप ऑब्जर्व करें। तो देखिए स्पेक्ट्रोमीटर पे यहां से एंगल मालूम किया जाता है, ये एंगल के डिविजन्स होते हैं, एंगल यहां से मालूम किया जाता है। ऑर्डर कौन सा था? फर्स्ट थीटा, m आ गया, नंबर ऑफ लाइंस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे कितने हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहां पर रखा जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहां पर रखा जाता है, तो फिर इस तरह आपके पास ये हो जाता है, ये आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इस तरीके से एंगल को मालूम किया जाता है। और एक बात याद रखिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अगर लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किया जाए मींस थीटा आपके पास क्या होगा? 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो फिर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, तो d sin 90 इज इक्वल टू m लेमडा, या d इज इक्वल टू m लेमडा। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू d डिवाइड बाय लेमडा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये आपके पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो अगर d आपको गिवन हो और वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन हो, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस वी विल ऑब्जर्व, वो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, पार्ट डिफरेंस अगर गिवन हो या स्लिट ओपनिंग गिवन हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन हो, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास यहां पर आप देखिए, आपके बुक में एक फ्राउनहोफर एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में 2-3 सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट्स है, वो ज़हन में बिठा दें। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिंगल स्लिट इस्तेमाल किया गया है और लाइट को डिफ्रैक्ट किया गया है, एक बात। दूसरी बात, सिंगल स्लिट में फ्राउनहोफर ने क्या लिया था कि लाइट किस तरह स्प्लिट होता है, तो वही इमेजनरी पॉइंट्स हाइगन वेव थ्योरी में जो इमेजनरी पॉइंट्स थे स्लिट्स पे, ठीक इस तरह इमेजनरी पॉइंट्स उसने लिए थे। ठीक है, बाकी उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहां पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। एक्स-रेज डिफ्रैक्शन, दिस इज यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी, ये हम क्रिस्टलोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज यूज्ड इन अ क्रिस्टलोग्राफी टू नो about the arrangement of particles, the arrangement of particles in crystal, in solid crystals के particles आपके पास किस तरह अरेंज है। ठीक है, तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट को स्टडी किया जाता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। क्यों? क्योंकि सॉलिड क्रिस्टल्स या सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। अब देखिए ग्रेफाइट को आप देखें और डायमंड को देखिए, दोनों कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, तो अगर सॉलिड के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ठीक है, और यहां पर क्रिस्टल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड एज डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। ठीक है, और क्रिस्टल में जो इंटर प्लेनर या इंटर पार्टिकल, ठीक है, इंटर प्लेनर या प्लेनर को मैंने अंडरलाइन किया, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डी ऑफ अ क्रिस्टल में इसको लिख लेता हूं, डी ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, बिहेव एज ए ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट का काम करता है।
ये देखिए, ये अगर आपके पास सॉलिड क्रिस्टल है, ये आपके पास अगर सॉलिड क्रिस्टल है और इसमें ये आपके पास पार्टिकल्स है, तो ये आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। और याद रखिए, क्रिस्टल जो है, इसका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज व्हिच इज 10⁻⁻10 मीटर। इंटरप्लेनर डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो एक्स-रेज के वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। तो इसलिए क्रिस्टल्स के जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, वो ग्रेटिंग एलिमेंट का काम करते हैं, स्लिट का, ओपनिंग ऑफ अ स्लिट या विड्थ ऑफ अ स्लिट का काम करता है। ठीक है, एक तो आप ये बात याद रखिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजिबल लाइट को क्यों डिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम क्रिस्टल? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दिस इज मच मोर ग्रेटर देन डी ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, तो इसलिए विजिबल लाइट कांट बी डिफ्रैक्टेड। ठीक है, विजिबल लाइट कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल्स। क्रिस्टल से विजिबल लाइट को डिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स-रेज को क्यों डिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द ग्रेटिंग? ठीक है, क्योंकि एक्स-रेज का जो वेवलेंथ होता है वो ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग जो है उसका ग्रेटिंग एलिमेंट से कई गुना कम होता है। तो एक्स-रेज कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग से आप एक्स-रेज को डिफ्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स-रेज का वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स है। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय Laue, L-A-U-E. First X-ray diffraction experiment performed by Laue, and first experimental law जो है X-ray diffraction का, वो ब्रिग्स लॉ है। ब्रिग्स ने कंफर्म किया था। ठीक है, अब ब्रिग्स लॉ में आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है, ब्रिग्स लॉ में आपके पास जो पार्ट डिफरेंस होता है, दिस इज इक्वल टू 2dy और दिस इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस इन ब्रिग्स लॉ दैट इज 2dy या 2d sin थीटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बाकायदा इसको कंफर्म किया था। और ब्रिग्स लॉ आपके पास जो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। आप d मालूम कर सकते हैं m लैम्डा डिवाइड बाई 2 sin थीटा। आप वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं 2d sin थीटा डिवाइड बाय m। ठीक है, d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, m इज द ऑर्डर ऑफ रेंज, लैम्डा आपके पास जो है वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज, ठीक है, तो ये आपके पास ब्रिग्स लॉ, द एक्सपेरिमेंटल लॉ फॉर एक्स-रेज डिफ्रैक्शन, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल लॉ है फॉर द एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। तो ये आपके पास एक्स-रेज डिफ्रैक्शन में जरूरी पॉइंट्स आपके पास जो है वो बन गए हैं। ठीक है, अच्छा ओके, पोलराइजेशन में आप देखिए, ये आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। ये आपके पास वर्टिकल पोलराइजर है, दिस इज अ वर्टिकल पोलराइजर। तो ये देखिए, ये आपके पास वर्टिकली पोलराइज लाइट बना। ठीक है, ये वर्टिकली पोलराइज लाइट है। और याद रखिए, पोलराइज लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो अनपोलराइज लाइट से कम होता है, क्योंकि सम प्लेन्स एब्जॉर्ब, कुछ प्लेन्स आपके पास जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आपके पास बन गया। अगर इसके सामने हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजर रख ले, मतलब अगर हम क्रॉस पोलराइजर्स रख ले, तो इस साइड पे आपके पास जो है नो लाइट, कोई लाइट आपके पास नहीं मिलेगा अगर आप क्रॉस पोलराइजर्स को जो है वो रख ले। पोलराइजेशन हम कितनी तरीकों से कर सकते हैं?
पोलराइजेशन हम रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं, पोलराइजेशन हम रिफ्रैक्शन से कर सकते हैं, पोलराइजेशन आपके पास जो है वो डबल रिफ्रैक्शन से हम कर सकते हैं, फिर आपके पास जो है पोलराइजेशन हम स्कैटरिंग से कर सकते हैं, और पोलराइजेशन आपके पास जो है ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से हम कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन आपके पास जो है इन 5 तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, आपके बुक में जो है वो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन गिवन है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और यहां पर आपके पास जो है दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ, ये आपके पास ब्रूस्टर्स लॉ है। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ आपको पोलराइजिंग एंगल के बारे में बताता है। टेंजेंट थीटा पी इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। टेंजेंट थीटा पी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। सही है। अच्छा, अब यहां से हम लिख रहे हैं थीटा पी आपके पास जो है which is a polarizing angle tan inverse n2 divided by n1। ये आपके पास पोलराइजिंग एंगल कहलाता है। tan inverse the ratio of refractive index of denser medium to the refractive index of a rare medium। ये आपके पास जो है ग्लास है, लेट्स सपोज दिस इज ग्लास। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास जो है दिस इज n2। ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास जो है दिस इज n1। ये आपके पास n1, ये आपके पास नॉर्मल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट होगा। सही है। ये आपके पास पोलराइजिंग एंगल, सॉरी ये ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट। ये लाइट आपके पास जो है इट विल बी रिफ्लेक्टेड, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये आपके पास जो लाइट है इसमें सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन्स जो है वो रह जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली पोलराइजिंग एंगल, ये हॉरिजॉन्टली, या मैं हॉरिजॉन्टली नहीं लिख रहा, ठीक है, ये मैं लिख लूंगा दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ प्लेन पोलराइजर लाइट। तो देखिए डायग्राम में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप गौर से सुने। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें कोई भी प्लेन होता है। इंसिडेंट लाइट, ये आपके पास जो है एंगल, इंसिडेंट एंगल, जिसको मैं पोलराइजिंग एंगल कहता हूं। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल, RL में इसके साथ लिखता हूं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों आपके पास पोलराइजिंग एंगल होंगे, ये दोनों आपके पास पोलराइजिंग एंगल होंगे अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट आपके पास जो है अगर ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल पे आपके पास हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इंसिडेंट एंगल और पोलराइजिंग एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये पोलराइजिंग एंगल होगा तब अगर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट परपेंडिकुलर हो। अगर ये एंगल 90 ना हो तो फिर आपके पास ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये कभी भी पोलराइजिंग एंगल नहीं होगा। एक पॉइंट आपके पास बन गया। ठीक है, और आपने स्नेल्स लॉ, चूंकि यहां पर ब्रेवस्टर ने स्नेल लॉ को ही इस्तेमाल किया था, यूज स्नेल्स लॉ टू डिराइव अ फार्मूला। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल आपको पता है, ये दोनों आपके पास क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों आपके पास क्या है, बराबर होते हैं। तो ये पोलराइजिंग एंगल होंगे अगर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड परपेंडिकुलर हो, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपके पास होगा ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड होगा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगा। अगर आप इंसिडेंट, ब्रेवस्टर क्या कहता है कि अगर आप पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा ले तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगा। और ये एंगल पोलराइजिंग कब होगा, अगर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अच्छा,
प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन होता है, द प्लेन इज पैरेलल टू द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट रिफ्लेक्ट, फ्रॉम वेयर लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये प्लेन आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट का होगा, ठीक है, उसका प्लेन आपके पास होगा, इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है, एक आपके पास ये एमसीक्यू पॉइंट बना, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये 90 पे ये पोलराइजिंग एंगल है। फार्मूला आपके पास पोलराइजिंग एंगल के लिए tan इनवर्स इनटू ये ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डेंसर मीडियम का है, और नीचे वाला आपके पास हो ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होगा। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रोड, तो इट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, या नन ऑफ दीज। तो पार्शियली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगा। कंप्लीटली पोलराइज तब होगा अगर पोलराइजिंग एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट करवा लें। तो ब्रेवस्टर यूज्ड स्नेल्स लॉ, पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर। ठीक है, plane of the plane polarized light is parallel to the surface from where light reflect। ठीक है, तो ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स है इन ब्रेवस्टर्स लॉ। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड आपके पास 90, अगर ये 90 ना हो तो फिर लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रेवस्टर्स लॉ में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। अच्छा, अब यहां पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को ले रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इसको कहते हैं। और मीडियम जो यूज होता है, मीडियम यूज, ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम आपके पास होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन आपके पास जो होते हैं, दे आर बेसिकली द ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम। ठीक है, तो अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करें थ्रू सम एंगल थीटा, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं प्लेन, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपके पास जो है, लेट्स सपोज प्लेन पोलराइज लाइट है एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम। ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम होगा। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट ये मैं पास कर लूं फ्रॉम द ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम, तो ये देखिए थीटा एंगल से ये प्लेन रोटेट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ये याद रखिए, थीटा आपके पास जो है, थीटा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन। ज्यादा थीटा से रोटेशन होगा अगर कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा हो, कम थीटा से रोटेशन होगा अगर आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। ठीक है, ये बात याद रखिए। आप अगर बुक में देखें तो बुक में लिखा ही है कि स्ट्रेसेस को, मेडिसिन को और मेटल्स को वो चेक किए जाते बाय यूजिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना। किस तरह चेक किए जाते हैं? लेट्स सपोज ये आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड है, अब ये अंदर से खाली है कि फिल है, तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे पास किया जाता है और वहां पर उस साइड पे देखा जाता है। अगर रोटेशन स्मॉल हो तो इसका मतलब ये अंदर से खाली है, और अगर रोटेशन ज्यादा हो इट मींस ये अंदर से खाली नहीं है। ठीक है, मेडिसिन वाले दावा करते हैं कि इस मेडिसिन में इतना परसेंट शुगर है, इतना परसेंट आयरन है, इतना परसेंट ये है। आया उसका ये दावा ठीक है कि ठीक नहीं है? तो हमें पता होता है कि शुगर का कितना कंसंट्रेशन कितना प्लेन रोटेट करता है, आयरन का कितना कंसंट्रेशन कितना प्लेन रोटेट करता है, ये हमें पता होता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मेडिसिन से पास किया जाता है और फिर उसके रोटेशन से देखा जाता है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन आया उसमें उतना है कि नहीं है। अगर इस रॉड पे स्ट्रेस है, तो अगर इस पे स्ट्रेस हो, लोड हो, तो इसके मॉलिक्यूल्स में एलोंगेशन आता है। अगर इसमें एलोंगेशन आता है तो इसका मतलब स्ट्रेस ज्यादा है। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे पास किया जाता है और वो कम रोटेट हो, इसका मतलब इस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और अगर ज्यादा रोटेट हो जाए,
इसका मतलब ये है कि इस पे स्ट्रेस कम है और आप इस पे और लोड जो है वो रख सकते हैं। तो ये तरीका ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कुछ जनरल डिस्कशन है। एक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए तो कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि लाइट जिस किस्म का भी हो उसका स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, उसका स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होता है। ठीक है, इंफ्रारेड हो, एक्सरेज हो, गैमा रेज हो, माइक्रोवेव्स हो, लेकिन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, एनर्जी ये आपके पास डिफरेंट होते हैं। याद रखे लिम्डा m इज इक्वल टू लिम्डा v डिवाइड बाय n। ये लाइट का वेवलेंथ है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर हो जाए तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू c डिवाइड बाय n, और v आपके पास है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में इंटर होता है तो स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल नेवर चेंज। बाकी एनर्जी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, ठीक है, स्पीड चेंज हो सकता है, इंटेंसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब आपके पास स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हाई द स्काई इज ब्लू? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। अगर एटमॉस्फेयर ना होता जमीन पे तो आसमान का कलर क्या होता? डार्क ब्लैक। क्यों? स्कैटरिंग नहीं होता तो वो आपको ब्लू नजर नहीं आता। ठीक है, रेड सिग्नल दूर से आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वो लेस स्कैटर्ड होता है, तो दूर से आपको नजर आता है। ठीक है, रेड लाइट स्कैटर्ड लेस। शाम के वक्त या सुबह के वक्त सूरज को आप देखें तो वो आपको रेड कलर का नजर आते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ जितनी भी होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ रेड रह जाते हैं, सिर्फ रेड जो है वो रह जाता है और वो आपके आंख तक पहुंच जाता है और आप उसको रेड जो है वो देख लेते हैं। तो स्कैटरिंग आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर एक रेड बॉल है और उस पर ब्लू लाइट को फॉल कर रहे हैं तो रेड बॉल आपको किस तरह नजर आएगा? ब्लैक, क्योंकि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे इन चैप्टर नंबर 9। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।